भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जैसे तुम लोग बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, किसी छोटे यूट्यूबर की वीडियो आते हैं उसको स्किप क्यों कर देते हो? एक बार उसकी वीडियो को देखो, उस बंदे ने मेहनत की होती है भाई। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करने के पैसे थोड़े ना लगते हैं यार, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिया करो छोटे यूट्यूबर्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज का चैप्टर संगतकार का प्रश्न उत्तर। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? तो इसका उत्तर है, मुख्य गायक की आवाज गंभीर, दमदार एवं प्रभावी होती है। इसके विपरीत संगतकार की आवाज मुख्य गायक की तुलना में कमजोर और कांपती हुई होती है, क्योंकि वह अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से नीचा रखना चाहता है। संगतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर गायन को प्रभावशाली तथा सफल बनाता है। होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है, संगतकार किसे कहते हैं? जैसे गायक सिर्फ अकेले गाना नहीं गाता है, उसके साथ तबला वादन करने वाले होते हैं, हारमोनियम बजाने वाले होते हैं, ढोलक और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो उसके साथ बजाने वाले होते हैं, तो इन सबों को ही संगतकार कहते हैं। तो उत्तर है इसका, मुख्य गायक के साथ गाने वाला अथवा वाद्य यंत्र बजाने वाला कलाकार या सहयोगी संगतकार कहलाता है। मुख्य गायक के गायन की प्रस्तुति में संगतकार की स्थिति और भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह मुख्य गायक का साथ देकर गायन को पूर्ण करने में सहयोग करता है। उसकी सहायता के बिना मुख्य गायक अपना गायन प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकता है। ओके, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, कविता में अंतरे की जटिल तानों के जंगल का क्या अभिप्राय है? गाइज, गाने में दो तरह की चीज आती है, एक को टेक कहते हैं और दूसरा अंतरा होता है। अब हम समझते हैं कि टेक क्या होता है। टेक वह होता है जो कविता या गाने में जो पंक्तियां रिपीट होती हैं उसको टेक कहते हैं, और जो पंक्तियां बदल जाती हैं उसको अंतरा कहते हैं। तो इसका उत्तर है, प्रायः गीतों के अंतरे में अस्थाई की अपेक्षाकृत ऊंचे सुर प्रयोग में लाए जाते हैं। अंतरे की प्रस्तुति के दौरान ऊंचे ऊंचे स्वरों वाले कठिन कठिन सरगमों पर आधारित ताने भी प्रस्तुत की जाती हैं। कवि ने अंतरे के विस्तार में कठिन से कठिन तानों के अधिकाधिक प्रयोग किए जाने के कारण ही अंतरे को जटिल तान का जंगल कहा है, जिसमें मुख्य गायक खो जाता है। अंतरे के इसी विस्तार के क्रम में जब गायक सरगम को लांघता हुआ अनहद नाद के संसार में चला जाता है, जहां उसे स्वयं और दूसरे के होने का आभास नहीं होता है, इसी को कवि ने कविता में अंतरे की जटिल तानों के जंगल कहा है। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। मुख्य गायक एवं संगतकार के मध्य जुड़ी कड़ी अगर टूट जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसी प्रश्न के बराबर का प्रश्न है आपके प्रश्न अभ्यास में प्रश्न नंबर 6। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है और उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न सेम ही हैं, तो इसका उत्तर है, मुख्य गायक एवं संगतकार के मध्य जुड़ी कड़ी अगर टूट जाए तो मुख्य गायक का गायन सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो पाएगा। जब मुख्य गायक अपने सुरों से भटकने लगेगा या उसका गला बैठने लगेगा तो अस्थाई को कोई संभालने वाला नहीं होगा और इससे मुख्य गायक का उत्साह छीन हो जाएगा। यानी कि जो संगतकार होता है वह मुख्य गायक का साथ देने वाला होता है, उसका गायन कभी कमजोर पड़ जाए तो उसको संभालने वाला होता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, सप्तक का अर्थ बताते हुए उसके भेदों के नाम लिखिए। कविता में एक लाइन है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, तो उसी सप्तक का अर्थ बताना है। उत्तर है, संगीत में 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। ओके, 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। ये 7 स्वर हैं, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद।
इन्हीं नामों के पहले अक्षर को लेकर क्रमशः इन्हें सा रे ग म प ध और नी रखा गया है। सप्तक के 3 भेद हैं। कौन कौन से? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अगर आपने इसका एमसीक्यू का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आपका मन हो तो जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 हिंदी की कविता है यह दंतुरित मुस्कान का प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर के साथ ही आप रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न भी कर सकेंगे, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न हो उठता है। प्रवास पर रहने के कारण वह शिशु को पहली बार देखता है तो उसकी दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है। इससे कवि के मन की सारी निराशा और उदासी दूर हो जाती है। बच्चों, दंतुरित मुस्कान का अर्थ होता है नए नए दांतों वाले बच्चे की मुस्कुराहट। जब बच्चे अपने नन्हे नन्हे दांतों से मुस्कुराता है तब उसकी मुस्कान इतनी प्यारी होती है कि उसे देखकर कोई भी व्यक्ति अपना सारा दुख दर्द भूल जाता है और खुशी से झूम उठता है। तो बच्चे की इस तरह की मुस्कुराहट देखकर कवि का मन भी प्रसन्न हो उठता है। चलिए इसका दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कुराहट और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट में क्या अंतर होता है? आपको अंतर बताना है एक बच्चे की मुस्कान में और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में। तो उत्तर है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान अत्यंत सरल, निश्चल और भोली और स्वार्थ रहित होती है। इस मुस्कान में स्वाभाविकता होती है। इसके विपरीत एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थपरता तथा बनावटीपन होता है। वह तभी मुस्कुराता है जब उसका स्वार्थ होता है। इसमें कुटिलता देखी जा सकती है, जबकि बच्चे की मुस्कान में सरलता देखी जाती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं बात बेबात हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन बड़े व्यक्ति को आप मुश्किल से ही कभी हंसते हुए देखेंगे कि वह खुलकर हंस पाता है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? कवि ने बच्चे की मुस्कान की तुलना या उपमा किन किन चीज़ों से दी है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका उत्तर है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। आप इसको पॉइंट में लिख सकते हैं। कवि को लगता है कि कमल तालाब छोड़कर इसकी झोपड़ी में खिल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर पिघलकर जल धारा के रूप में बह रहे हों। फिर बांस या बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। तो कवि इन बिंबों के माध्यम से बच्चे के मुस्कुराहट की तुलना की है। चलिए चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है, मतलब अर्थ स्पष्ट करना है। पहला है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात माने होता है कमल का फूल। तो इसका उत्तर है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात का आशय यह है कि कवि को बच्चे का धूल धूसरित शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए हों। शिशु का रूप सौंदर्य कमल पुष्प के समान सुंदर है। उसका मिट्टी से सना हुआ शरीर देखकर ही कवि यह अनुमान लगाता है, यह सोचता है कि जो कमल है जो कीचड़ में खिलता है वो तालाब छोड़ करके उसकी झोपड़ी में आ गया है। दूसरा है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसका आशय है कम उम्र वाले शिशु जिनके दांत निकल रहे होते हैं, उनकी जो मुस्कान होती है मनोहारी होती है। ऐसे बच्चों की निश्चल मुस्कान देखकर उसका स्पर्श पाकर बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी सरस हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। अब पांचवा प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की
भिन्नता का चित्रण कीजिए। जब हम खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं और जब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो इन दोनों भावों का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके घर में उस चीज का क्या असर होता है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो इसका उत्तर है, मुस्कान से किसी व्यक्ति की प्रसन्नता व्यक्त होती है। मुस्कुराने वाला स्वयं तो खुश होता ही है, अपनी मुस्कान से दूसरों को भी प्रसन्न कर देता है। इससे वातावरण बोझिल होने से बच जाता है। दूसरी ओर क्रोध हमारे मन की व्यग्रता, आक्रोश और अप्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। क्रोध की अधिकता से हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और वाचा मनसा कर्मणा व्यवहार करने लगते हैं। इससे वातावरण में शांति कहीं खो जाती है और वातावरण में कटुता घुल जाती है। बच्चों, इस पाठ के MCQ का वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, मन हो तो जाकर देख सकते हैं। अब इसका छठा प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। यह दंतुरित मुस्कान कविता में वर्णित शिशु के क्रियाकलापों से यह अनुमान लगता है कि उसकी उम्र 8 महीने से 1 साल 1.5 साल के बीच हो सकती है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे अपरिचित को पहचानने का प्रयास करते हैं तथा उनके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। 6 महीने 8 महीने से ही बच्चों के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं नागार्जुन, वो यायावर प्रकृति के व्यक्ति थे, अर्थात घुमंतु व्यक्ति थे। वे देश विदेश में भ्रमण के क्रम में घर पर कम ही रुकते थे। उनकी जो यह यात्राएं होती थी कई कई महीनों की हुआ करती थी। ऐसे ही प्रवास के बाद जब कवि अपने घर लौटा तो अपने घर में एक नया मेहमान, एक नवजात बच्चे को देखता है। तो कवि जब उससे पहली बार मिलता है तो कैसा, मतलब क्या सोचता है वो, कैसा दृश्य उत्पन्न होता है दोनों के बीच, बच्चे के बीच भी और कवि के बीच भी, तो उसी के बारे में लिखना है। तो उत्तर है, प्रवास से काफी दिनों बाद लौटकर आए कवि की मुलाकात जब शिशु से होती है तो वह शिशु की मुस्कान देखकर मुग्ध हो जाता है। उसकी दंतुरित मुस्कान देखकर कवि की निराशा और उदासी गायब हो गई। उसे लगा कि उसकी झोपड़ी में कमल खिल उठे हों। शिशु का स्पर्श पाते ही कवि का हृदय वात्सल्य भाव से भर उठा। इससे कवि के मन की खुशी उसके चेहरे पर छलक उठी। पहचान न पाने के कारण शिशु कवि को अल्पक निहारता रहा। कवि सोचता है कि यदि उसकी माँ माध्यम न बनती तो वह यह मुस्कान देखने से वंचित रह जाता। इसी बीच जब शिशु ने तिरछी नज़र से कवि को देखा तो नन्हे नन्हे दांतों वाली यह मुस्कान कवि को और भी सुंदर लगने लगी और हमारे लिए एक कविता भी रच डाला। तो यह था इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर। आज हम करेंगे फसल कविता का प्रश्न उत्तर, जिसके कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन की आपके पाठ में 2 कविता है, एक दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। तो फसल कविता के कुल 4 प्रश्न हैं और एक एक्स्ट्रा प्रश्न हम करेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो उत्तर है इसका, कवि के अनुसार फसल प्रकृति और मनुष्य के समन्वय एवं सहयोग का परिणाम है। नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के परिश्रमी हाथों का स्पर्श, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, उसका गुणधर्म, हवा का जीवनदायी तत्व एवं सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। इन सब का मिश्रित रूप ही फसल है। अब दूसरा प्रश्न है, फसल कविता में फसल उपजाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, क्या ये तत्व एक दूसरे पर आधारित होकर ही फसल की उपज में सहायक होते हैं? समझाकर लिखना है। तो इसका उत्तर है, फसल उपजाने के लिए नदियों का पानी, सूरज का प्रकाश, वायु, मिट्टी के प्राकृतिक गुण, किसान का परिश्रम आवश्यक है। ये सभी तत्व एक दूसरे पर आधारित है। मिट्टी में उर्वरता की शक्ति है, नदियों का जल सिंचाई करता है, सूर्य की गर्मी व हवा का सहयोग अर्थात प्रकृति का योगदान, कृषक के परिश्रम से ही फसल खड़ी होती है। अगर इनमें से एक भी तत्व कम हो जाए तो फसल की उपज नहीं होगी। ये सभी तत्व अन्योन्य आश्रित है, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित हैं।
यहाँ पर आप अन्योनाश्रित न लिख करके आवश्यक भी लिख सकते हैं, जैसे ये सभी तत्व आवश्यक है। अब तीसरा प्रश्न है, फसल के उत्पन्न एवं फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की क्या महिमा है? तो उत्तर है इसका, फसल के उत्पन्न होने से लेकर उसके फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की ही महिमा है। किसान अपने हाथों के अथक प्रयास एवं परिश्रम से फसल उत्पन्न करता है और विकसित करता है। वही बीज बोने से लेकर फसल के विकास तक प्रत्येक चरण को संभव बनाता है, उसे फसल के रूप में बदलता है, हर मौसम में कठिनाई का सामना करता है और फसल का संरक्षण करता है। उसके परिश्रम के अभाव में यह संभव नहीं है। फसल के रूप में उसके हाथों के स्पर्श की महिमा ही फलीभूत होती है। ऐसा नहीं है कि आप खेतों में बीज डाल दिए और आपका फसल लहलहाने लगेगा। उसमें किसानों के हाथों की महिमा और प्रयास बहुत जरूरी होता है। अब चौथा प्रश्न है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। पंक्तियों द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फसल सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। पौधों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी वे अपना भोजन बनाते हैं, इसी से फसल बढ़ती और विकसित होती है। हवा का स्पर्श फसल को जीवंतता प्रदान करता है। फसल को विकसित करने में हवा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हवा की थिरकन फसल को सजीवता प्रदान करती है। एक फसल के लिए या एक पौधे के लिए ही हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी सभी जरूरी होता है और उसके साथ ही उगाने वाले के हाथों का स्पर्श। तो आपके चारों प्रश्न हो गए हैं और ये रहा अंतिम प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, फसल कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक्चुअली भावार्थ क्या है वो बताना है आपको। तो उत्तर है इसका, फसल कविता का प्रतिपाद्य है लोगों को इस उपभोक्तावादी संस्कृति के बीच कृषि संस्कृति से परिचित कराना तथा फसल जो मानव जीवन का आधार है के योगदान में प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ मानव श्रम को गरिमामय स्थान प्रदान करना। कवि बताना चाहता है कि फसल हजारों नदियों के पानी, तरह तरह की मिट्टी के गुणधर्म, हवा की थिरकन, सूरज की किरणों का रूपांतरण और किसानों के अथक श्रम का परिणाम है। तो बच्चों, फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। किसान तो मेहनत करता ही है, उसके साथ साथ प्रकृति का भी योगदान होता है कि समय पर बारिश होए, समय पर हवा चले और समय पर ही गर्मी, जाड़ा और बरसात का मौसम आए। वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आज हमारे साथ आप करेंगे क्लास 10 हिंदी निराला की कविता है उत्साह और अट नहीं रही है। इसमें 2 कविताएं हैं और इन्हीं दोनों का प्रश्न उत्तर हम करेंगे। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो आपको न ही अलग से इसके समरी की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही MCQ का वीडियो, आपको इसी एक वीडियो से सब क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। और हाँ दोस्तों, मुझे आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, तो यह बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करें। जो निराला की पहली कविता है उत्साह, वह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। प्रस्तुत गीत में कवि बादल से बरसकर तपती धरती और प्यासे जन को तृप्त करने का आह्वान करता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर जोर से बरसे, जिससे भयंकर गर्मी से बेचैन धरती पर रहने वाला हर प्राणी स्वयं को प्रसन्न और सुखी महसूस करता है। तो पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि बादलों से कहता है कि तुम थोड़ा थोड़ा रिमझिम या फुहार की तरह मत बरसो, खूब गरज कर बरसो। उत्तर है इसका कि वह बादलों से गरजने के लिए क्यों कहता है। तो उत्तर है, निराला क्रांतिकारी कवि थे। कैसे कवि थे? क्रांतिकारी कवि थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए, जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए न कहकर गरजने के लिए कहता है। गरजना जो शब्द है क्रांति, बदलाव और विरोध को दर्शाता है, इसलिए कवि बादल को गरजने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है?
तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। क्योंकि क्रांति लाने के लिए उत्साह बहुत जरूरी है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में कवि बादलों को कई तरह से संबोधित किया है, तो इसका उत्तर है कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला अर्थ है पानी बरसकर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। दूसरा, गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। और तीसरा है नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कवि के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। यानी जिसमें गीत जैसा प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखना है। तो इसका उत्तर है कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। किन पंक्तियों में? घेर घेर घोर गगन धाराधरो। दूसरा है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तीसरा है विद्युत छवि उर्मे। और चौथा है विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो इन वाक्यों में, पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी आती है अट नहीं रही है कविता। अब इस कविता के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। यह एक छायावादी कविता है जो फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि इस कविता में फागुन की सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। फागुन की सुंदरता को देखकर कवि का मन बहुत प्रसन्न है, इसलिए उन्हें चारों तरफ सौंदर्य और उल्लास ही नजर आता है। यह तो सही है ना बच्चों कि जब हम खुश होते हैं तो अपने चारों तरफ बाहर भी खुशी महसूस होती है, और जब दुखी महसूस करते हैं तो बाहर का नज़ारा भी हमें दुखी महसूस कराता है। तो इस कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है। कवि कहते हैं कि फागुन माह की सुगंध हर घर के कोने में पहुंचकर सभी को मदमस्त कर रही है। कवि इतना खुश होता है कि कहता है कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि उससे आंख हटाने की कोशिश करने पर भी आंखों में वही समाया रहता है। बसंत ऋतु में जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो डालियां होती हैं पत्तों से भर जाती हैं, उनमें कहीं लाल कहीं हरी कोपलें फूटती रहती हैं। विविध रंगों के फूल खिलकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति के गले में सजीले हार शोभा दे रहे हों। आनंद और खुशहाली का प्रतीक है फागुन महीना। तो इसका पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। तो इसका उत्तर है कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। यानी कि इसी को कहते हैं मानवीकरण। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यानी कि फागुन के सौंदर्य का आकर्षण इतना अधिक है कि उससे आंखें हट ही नहीं रही है। उसकी इतनी प्राकृतिक सुंदरता है कि वह आंखों को बांध देती है, वह उससे विमुख नहीं होना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो उत्तर है इसका कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रहे हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन इन रूपों में किया है। इसको आप पॉइंट में लिखिए। पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। नए नए पत्ते पाकर पेड़ बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है।
डालियाँ कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं। बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है। कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। वह चाहता है कि वह प्रकृति को इसी तरह से देखता रहे। चौथा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो उत्तर है इसका, फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है, क्योंकि जब इसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं तो हवा की वजह से इधर उधर भी फैल जाते हैं। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। पांचवा प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता बताएं। उत्तर है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये आपके MCQ क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो निराला जी छायावाद के कवि हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है कि जब बसंत ऋतु आता है और फागुन का महीना आता है तो उसमें मन के क्या भाव होते हैं। दूसरा है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहली कविता में कवि बादल को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं, तो दूसरी कविता में कवि फागुन से बात करते हैं। इसमें पहली कविता में बादलों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि तुम गरज गरज कर बरसो, और दूसरी कविता में कवि फागुन से बात करते हैं कि फागुन का महीना आ गया है तो उनके मन में कितना उत्साह भर गया है। कवि फागुन से बात क्या करते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फिर है, कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में हुआ है। अब तत्सम शब्द क्या होता है कि जो संस्कृत से हिंदी में शब्द आए हैं उन शब्दों को कहते हैं तत्सम। जैसे कविता में आया है शोभाश्री, मंदगंध, फिर आया है पुष्पमाल, और भी है विकल, सकल, तप्त धरा, ये सब है तत्सम शब्द। तो कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर है, गीत शैली का प्रयोग हुआ है। लयबद्धता साफ दिखती है। और फिर है, अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छे तरीके से किया गया है। तो दोस्तों, यह था दोनों कविताओं का प्रश्न उत्तर। आज हमारे साथ आप करेंगे क्लास 10 हिंदी जयशंकर प्रसाद की कविता है आत्मकथ्य, इसी का प्रश्न उत्तर। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो आपको अलग से न ही इसके समरी की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, न ही MCQ का। आपको इसी एक वीडियो से सब क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का मतलब होता है बच्चों, जीवन के एक हिस्से के विषय में बताना। आपके जीवन में कोई भी घटना घटित होती है उसके बारे में बताना। और एक होता है आत्मकथा। आत्मकथा होता है पूरे जीवन के बारे में बताना। मतलब बचपन से लेकर आत्मकथा लिखने तक जितनी भी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हैं उन सब के बारे में बताना, कथा सुनाना आत्मकथा होता है। होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा आत्मकथा और आत्मकथ्य में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? इस कविता का शीर्षक है आत्मकथ्य, लेकिन कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। वह अपनी आत्मकथा को किसी को बताना नहीं चाहते। तो क्यों नहीं बताना चाहते हैं? इसका उत्तर है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदायी घटनाओं से भरा पड़ा है। अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। वे मजाक का कारण नहीं बनना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ रोचक और प्रेरक नहीं है।
यानी कि कवि सोचते हैं कि उनके जीवन में कोई अच्छी घटना नहीं हुई है, उनका जीवन बहुत दुखदाई रहा है और उन दुखों के बारे में अगर लोगों को बताएंगे तो लोग हंसेंगे ही, उल्टा उनका मजाक ही बनाएंगे। इसलिए कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? उत्तर है इसका, कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं है, उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। वह अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि उनकी आत्मकथा लिखने का भी समय नहीं हुआ है। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ अच्छी चीजें नहीं हुई है, जब अच्छी चीजें होंगी तो वो भी लिखने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? कविता की पंक्ति है आपकी, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो पाथेय का मतलब क्या होता है? पाथेय का मतलब होता है बच्चों रास्ते का सहारा। तो इसका उत्तर है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग की प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जो उसने सोचा था वह पूरा नहीं हुआ, इसलिए वह अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। बच्चों, जब हमारे जीवन में दुख आता है या कोई संकट आता है तो उनसे उबरने के लिए हम अपने अच्छे दिनों को याद करते हैं और अच्छे दिनों को याद करके ही अपने दुख के जो दिन होते हैं उसको काट देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि कवि अपने अच्छे दिनों को याद करके अपने जीवन रूपी यात्रा का पाथेय यानी एकमात्र सहारा बताया है कि जो हमारे दुख के दिन हैं कुछ अच्छे दिनों को याद करके उसे आगे बढ़ने के लिए संबल प्रदान करता है। अब चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, अर्थात अर्थ स्पष्ट करना है। पहला है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। तो इसको उत्तर में एक्सप्लेन करते हैं। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ, उनका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा, सुख उसके बेहद करीब आते आते उससे दूर चला गया। दूसरा है, जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। अरुण कपोलो मतलब गालों की लालिमा, उषा माने सुबह की लालिमा जब सूर्योदय होता है। तो कवि कहते हैं कि उनकी प्रेयसी की गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि उषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। पांचवा प्रश्न है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है, अपने प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह है। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। इन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने तक रखना चाहते हैं। अगर कवि आत्मकथा लिखते हैं तो उनको ये सारी बातें भी आत्मकथा में बतानी पड़ेंगी, लेकिन इसीलिए कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहते कि जो उनके कुछ निजी क्षण हैं वह किसी और को नहीं बताना चाहते हैं, अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। छठा प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया इस कविता में, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। दूसरा है, मानवीकरण शैली जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है का प्रयोग किया है, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद हैं वह छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो इसमें छायावाद की प्रमुख विशेषता का ही प्रयोग हुआ है और छायावाद की प्रमुख विशेषता है मानवीकरण। जैसे कि कवि ने उषा की लाली को अपनी प्रेमिका की गालों की लाली से जोड़ा है
और फिर आगे है तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। इस गंभीर अनंत लालिमा में असंख्य जीवन इतिहास। तत्सम शब्द उसे कहते हैं बच्चों जो संस्कृत के शब्द हैं। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में जस के तस आए हैं वे सारे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है गीत में गे और छंदबद्धता है। छंदबद्धता है मतलब तुकबंदी वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे अपनी, घनी, इतिहास, उपहास, बीती, रीति, कहूँ, रहूँ, कथा, व्यथा आदि आदि। तो यह जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। अब 7वां प्रश्न है कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। कवि ने जो सपने देखे थे कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए तो उसको कवि किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो उत्तर है कवि के सुखद स्वप्न में उन्हें अपने प्रेयसी के साथ कुछ क्षण बिताने का मौका मिला। आलिंगन में लेने से पूर्व उनकी प्रेयसी उनसे दूर चली गई। चांदनी रात में प्रेयसी के साथ हुई बातें सदा के लिए दुख में तब्दील हो गई। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो यह था आत्मकथा का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। उम्मीद है बच्चों की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छा और अच्छा करने के लिए। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।